Namaste all, this is JV and Anjali Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. I am working here under the Faculty of Education and Methodology in the Department of Fashion Design and Fine Arts. In the previous lecture, we were discussing about the subject Fundamental of Design. We have discussed about elements, principle. Now in the principle, we have discussed about the proportion part, and then we have switched on to balance. Now what we are going to study is balance के अभी भी 2 या 3 हमारे points बच रहे हैं. We'll discuss that and after that we'll work on other parts of principle of design. So basically हम लोग एक बार पहले recall तो कर ही चुके हैं पहले वाले lecture में भी. अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपका balance का रहेगा. आप लोग ये मेरा PPT अच्छे से देख सकते हैं for better understanding. And then सो बेसिकली हमने इस बैलेंस की बात करी थी कि भाई बैलेंस इनफॉर्मल भी होता है, फॉर्मल भी होता है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, हर टाइप का रहेगा. तो बैलेंस को समझने के लिए हमने बात करी थी कि हमारा बॉडी पार्ट जो है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो हाफ हाफ में डिवाइडेड होता है, इक्वली डिवाइडेड होता है. तो इसकी वजह से हम इसको फॉर्मली बैलेंस्ड बोलते हैं. अगर सेंटर से हम किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके आसपास का एरिया कितना ज्यादा आ रहा है उसको मेजर करने पे अगर वो इक्वल है तो फॉर्मल बैलेंस कहा जाएगा. वेयरएज अगर वो अनइक्वल है तो उसको इनफॉर्मल बैलेंस कहेंगे. हमने अलग अलग टाइप के बैलेंस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि एक सिमेट्रिकल बैलेंस था, एक एसिमेट्रिकल बैलेंस था. मैंने आपको बताया था कि जो सिमेट्रिकल बैलेंस मतलब जो कि बराबर का बैलेंस है वो भी अच्छा लगता है, बट कुछ डिजाइन्स में और क्रिएटिविटी या फिर और प्लीजिंग बनाने के लिए उसमें आपको एसिमेट्रिकल या फिर इनफॉर्मल बैलेंस भी अगर आप देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है. तो जब हम लोग इनफॉर्मल बैलेंस की बात करते हैं, इसके बाद में जो हमारा थर्ड हमारा टाइप का बैलेंस है विच इज रिदम. रिदम बेसिकली एज द नेम सजेस्ट किसी भी चीज का कंटिन्यूअस मूवमेंट. हम बात करते हैं ना एक रिदम में बोल रहे हैं, मतलब गुस्से में है तो सिर्फ गुस्से में बोले जा रहे हैं, प्यार से है तो प्यार से ही बोले जा रहे हैं. तो एक रिदम रह रहा है उसमें. या फिर गाने का भी करते हैं कि एक रिदम में गाना, कभी ऊपर नोट गया नीचे गया, बट यूजुअली एक टोन ऐसी आती है कि आप रिदम में गा रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में कोई चीज दिख रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये चीज इसको एक्चुअल में होल्ड कर रही है. दिस इज अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज व्हाई इट इज बीन डिपिक्टेड इन द वे. सो if we talk about rhythm, it is the flow of line, shape, texture and colors of the garment. किसकी बात कर रहे हैं? line, shape, texture का ये क्या हुआ? Elements. So it is the flow of all the elements. The flow should be gently carried by the eyes from one area to the other area of the garment. When all the lines of an outfit work well together, a sense of rhythm is obvious. जब पहले पार्ट से लेके लास्ट वाले पार्ट तक कोई भी चीज एक कंटिन्यूस मूवमेंट में हो रही होती है उसको हम रिदम की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो रिदम है. एंड उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिदम भी जनरेट होता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका गारमेंट है या फिर ये जो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेम थिंग एंड इट इज मूविंग इन अ वे दैट फ्लोज लाइक अ रिवर. ओके, so the use of rhythm is more important in achieving pleasing effects. सबसे पहले आखिरी हर बार हम जो बात कर रहे हैं प्लीजिंग प्लीजिंग प्लीजिंग. कोई भी चीज ज्यादा सुंदर, ज्यादा अच्छी, ज्यादा एस्थेटिक और ज्यादा पसंद आने वाली, आईज को काम करने वाला और इंपॉर्टेंट फील कराने वाला, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑल दोज आर प्रिंसिपल्स. रिदम इन द डिजाइन रिजल्ट्स रिपीटिंग लाइन्स एंड मासेस. इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें पर्टिकुलरली लाइंस किस तरीके से शो हो रही है, उन लाइंस को ऐसे रिपीट करना कि वो एक मतलब फ्लो में लगे. अगर आप पर्टिकुलरली ये पिक्चर देखोगे, ठीक है, दीज रिपीटेशन कैन बी ईदर ऑफ यूनिफॉर्म साइज और ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग साइज. ये हो सकता है एक यूनिफॉर्म वे में हो, मतलब बराबर जैसे इस साइड है वैसे ऐसा. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म पहना रहे हैं, सबको यूनिफॉर्म पहना रहे. यूनिफॉर्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने एक जैसा कुछ पहना हुआ है. यूनिफॉर्मिटी, एनीथिंग दैट इज सेम एंड एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू वन पार्ट टू द अदर. ठीक है,
दैट इज यूनिफॉर्म। अभी स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहनाई जाती है कि कोई मान लो रिच है या पुअर है तो उनमें भेदभाव ना हो कि अपने रहन सहन की बेसिस पे कि अरे इन्होंने तो ये करा हुआ है। दैट इज वाई स्कूल में यूनिफॉर्म्स होती है। बेसिकली मैं यूनिफॉर्म का मतलब समझाना चाह रही थी। एंड नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि इसमें भी जो लाइंस या शेप्स का या कलर का भी अगर आप बात करो तो वो सिमिलर कलर्स या फिर सिमिलर लाइंस या एक फ्लो में जाने वाली लाइंस। अगर आप इस पर्टिकुलर ड्रेस को देखोगे तो यहां पर एक लाइन स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। एट द वेरी सेम टाइम जिस तरीके का जिगजैग वाला लाइन यहां पर है ऊपर के साइड पे, वैसा ही जिगजैग वाला लाइन नीचे भी है। कुछ लोगों को हो सकता है ये अप्रोप्रिएट लगे, कुछ लोगों को हो सकता है कि अप्रोप्रिएट ना लगे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट, अ रिदम, कि एक चीज से कंटिन्यू होके दूसरी चीज में फ्लो हो रहा है। अब जरूरी नहीं है अगर आपने लाइंस डिपिक्ट, जिसे अपन कोई भी एलिमेंट या प्रिंसिपल को ले रहे हैं ना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप स्पेशली ड्रॉ करके कोई चीज को कर रहे हो या आपने स्पेशली मतलब जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे डिजाइन अगर कर्व में डाला तो मैंने यहां से भी फैब्रिक को ही फोल्ड करके कर्व में डाला। एक तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर्व है, ठीक है, ये मान लो कटिंग में है, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है उसमें आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। कोई भी एम्बेलिशमेंट, सरफेस एम्बेलिशमेंट की जब बात करते हैं, अब उसमें प्रिंटिंग भी आ सकती है, एम्ब्रॉयडरी भी आ सकती है, और उसके अलावा कुछ बीड से एम्बेलिशमेंट भी आ सकता है। उसके थ्रू भी आप वो मूवमेंट को दिखा सकते हो। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन थिंग ओनली, ठीक है। टेक्सचर्स अलग अलग दे देंगे हम, या फिर हम अलग अलग शेप्स दे देंगे, अलग अलग लाइन दे सकते हैं हम। अगर कलर का मूवमेंट भी दे देंगे ना एक एक, वो भी हमारा चलेगा। अगर आप प्लेन ब्लैक कलर का एक गाउन ले लो एंड उसके नीचे यू आर पुटिंग अ लाइन दैट इज ऑलमोस्ट इन कर्व्स, अगर वो सेम लाइन आप व्हाइट कलर में ले लें एंड सिमिलरली आप उसको ऊपर भी रिपीट कर दे तो वो रिदम का पार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट रिदम इज अबाउट। इसके बाद में आता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, एक जगह से रेडिएट होके पूरा फैलना, ठीक है। रेडिएशन इज द यूज ऑफ डिजाइन लाइंस दैट कम्स आउट फ्रॉम अ पिविटल पॉइंट। पिविटल पॉइंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव हो रहा है और वहां से पूरी ओर फैल रहा है। सो इट इज कमिंग फ्रॉम अ पिविटल पॉइंट। जो फ्रेंड्स की सीरीज है उसमें जरूर सुना होगा पिविट पिविट पिविट, ये वो वाला पिविट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है किसी भी सरफेस पे, उससे रेडिएट होके जो भी पूरा हो रहा है, दैट इज द पिविटल पॉइंट। बेस्ड अपॉन द सनबर्स्ट इफेक्ट, द आईज मूव फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सनबर्स्ट टू द आउटर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से आपकी आईज मूव करती है चारों ओर। जब हम यूजुअली सन को भी देखते हैं तो जैसे ही सनराइज होता है तो क्या है, हम लोग ने सन की तरफ भी देखा, बट जैसे उसकी जो भी रेडिएशंस है हमारा ध्यान डायरेक्टली उनकी तरफ भी चला ही जाएगा। सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इज इट is trying to catch attention of your eyes and it is trying to move according to the radiation that is there, but from a single focal point or a single pivotal point. Okay, the following blouse demonstrate that effect of that is the viewer is firstly attracted to the center. जैसे ही आपने ये पिक्चर देखी, आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ गया, सेंटर के अंदर। दोनों पिक्चर्स में सेंटर से फोकस करोगे आप पूरे बाहर की तरफ। ऐसा नहीं है कि आप एक या दो चीज को स्किप कर रहे हो, ये नहीं है इसमें आप सीधा क्या कर रहे हो, पहले सेंटर पॉइंट पे फोकस कर रहे हो एंड देन यू आर लुकिंग टू द अदर पार्ट्स कि ये इससे ही डिराइव होकर आया है। सो बेसिकली जो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक डिजाइन होती हैं उसके लिए दिस रेडिएशन इज वेरी मच यूज्ड। इसमें आप जैसे देखिए दो फैब्रिक्स का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल फैब्रिक से भी अगर करना चाहें तो आपके टेक्सचर जो फैब्रिक का रहेगा, टेक्सचर क्या बोला था मैंने, कोई भी चीज को, कोई भी प्लेन सरफेस पे जो भी चीज अप्लाई हुई हो उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। सो बेसिकली ये प्लीट्स है, और ये प्लीट्स किस तरह से बनाई जाती है कि एक पूरा प्लेन फैब्रिक है, उसको फोल्ड किया एंड उसको हाई टेम्परेचर पे आयरन कर दिया
तो ऑलमोस्ट ऐसा सा स्ट्रक्चर आ जाता है. एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने किस वेट का फैब्रिक लिया हुआ है. अगर मान लो बहुत ज्यादा भारी है तो उसका इतना खड़ा हो पाना इज नॉट पॉसिबल. दैट इज वाई आप लाइट फैब्रिक का यूज करें. अब इसमें क्या है, आप ऑब्जेक्ट पे पूरा ध्यान रखेंगे. सो ये यूजुअली कहाँ पर काम आता है, मूवीज वगैरह में आप कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट्स देखेंगे जहां पर ये चीजें अवेलेबल दिखेंगी, आपको विजिबल होंगी. एंड इसके अलावा डेकोरेशन पर्पस के लिए या स्पेशली एम्फेसाइज करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को जो ऐसे होता है ना आउट ऑफ द ब्लू, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए ये वाले डिजाइन होते हैं. दे आर द आउटर एजेस ऑफ द ब्लाउज. ठीक है, अगर आपने ये वाला डिजाइन देखा, बेसिकली एक डेनिम जैसा जैकेट हो सकता है. दूसरा गारमेंट का आप प्लेसमेंट करिए, उसमें एक सेंटर पॉइंट से, अब वैसे तो था कि दो फैब्रिक, बट क्योंकि ये लाइंस आ गई तो आपका क्या है, सेंटर पे आपने फोकस किया एंड देन उसके बाद में सारी लाइंस यहीं से रेडिएट हो रही है. एक सेंटर पॉइंट से ही सारी लाइंस रेडिएट होना, या फिर एक ही सेंटर पॉइंट से सारी लाइंस का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. एंड वी यूज इट इन एवरी डे टू डे एक्टिविटीज एंड स्पेशली टू मेक एनीथिंग मोर आर्टिस्टिक. ठीक है, लाइंस बीइंग रेडिएटेड फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट इज ऑन दिस इज अ पैराशूट ब्लाउज. जो भी पैराशूट का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है ना, कि एक हवा एक जगह गई और फिर वो फैल कर आता है, उस तरीके से इंस्पायर्ड होके ये बनाया गया है. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एम्फेसिस. सो एम्फेसिस इज एनीथिंग that deals with the part of design that are meant to stand out. In most cases this mean most important information and the design is meant to convey. बेसिकली बोल क्या रहा है, एम्फेसिस बोलते हैं किसी भी एक चीज पे इतना जोर देना कि बाकी वाली चीजें अगर जोन आउट भी हो जाए या नेगेटिव स्पेस भी हो तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मेनली वहां काम करती है जहां पे बहुत ही क्लस्टर्ड एरिया होता है ऑलरेडी. क्लस्टर की बात करूं तो क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इकट्ठी है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं एक तो वहां पे, और बाकी अगर मान लो पूरा बैकग्राउंड एकदम ही प्लेन जा रहा है तो आप एक कोई एम्फेसिस पॉइंट को अगर ऐड कर देते हैं देन इट डेफिनेटली हेल्प्स टू यू नो बूस्ट अप द डिजाइन और जस्ट ब्रिंग आउट द डिजाइन इन अ वे कि वो बहुत अच्छा लगे. सो इसका अगर हम ये पिक्चर भी देखें, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, एक फोकल पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करता है. फोकल पॉइंट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी आईज एक कौन से पॉइंट पे जा रही है सीधा सीधा. अब ये कलर्स की क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम. तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, हनी कोम का डिजाइन है, ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ ब्लैक. ठीक है, साइड में, ये सेंटर में भी नहीं है. कई बार तो क्या होता है, पोजीशन की वजह से अपने आप आपका फोकल पॉइंट उस जगह पे चला जाता है, वो हमने रेडिएशन में पढ़ा था. बट अगर हम इसकी बात करें तो हमने कलर दूसरा चूज करके, क्योंकि हमने एक ऐसा पॉइंट जनरेट कर दिया, तो हमारा एम्फेसिस किस जगह पे जा रहा है, यहाँ पर. अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं या फिर आप कोई ग्राफिक में भी डिजाइन बना रहे हैं, मान लीजिए पैम्पलेट है या कुछ भी एडवर्टाइजमेंट है, मान लो जीन्स का एड है, बड़े बड़े बैनर्स और ये आपने होर्डिंग्स देखी होगी रास्ते में जाते हुए. व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मान लो जीन्स का एड है, मैंने अभी बताया आपको, तो उसका सेल है या कुछ है, वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. वो थोड़ा उसका साइज हमेशा छोटा होगा, बट जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा ना, उसका साइज विल बी वेरी यू नो बोल्ड एंड लार्ज टाइप ऑफ थिंग. तो या तो ये कलर से कर दिया जाएगा या फिर उस पर्टिकुलर चीज के साइज से कर दिया जाएगा. सो एम्फेसिस को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में और डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो पार्ट है एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प टू मेक योर डिजाइन मोर अपीलिंग. Thank you so much for today, and this is all. If you have any query, please comment down in the section.